Hello friends, this is Ranu Soni and I really welcome you all on my channel Tutor at your home. Dear friends, ये वीडियो एक रिक्वेस्ट पे बन रहा है and this video is about class 9th baseline test 2023 and 24. सो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टीचर्स को हेल्प मिल सके। सबसे पहले अगर आप जब अपना बेसलाइन टेस्ट देखेंगे इंग्लिश का तो आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दे रखी है। इस टेबल को कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों से ज़रूर करवाएं। यहाँ पर क्लास मेंशन करी हुई है, फिर डेट आप मेंशन करवाइए बच्चों से, उनके स्कूल का नाम आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, फिर स्कूल का नेम आ जाएगा, उनका जेंडर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली टीचर्स के लिए ही है, टीचर्स के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है जिसमें आपको बताना है कि बच्चे का लेवल क्या है, कि वो बच्चा लेवल 3 to 5 में आता है या 6 to 8 में आता है या 8 लेवल में आता है ना। 3 to 5 का लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर बच्चा मार्क्स गेन कर रहा है 0 से 20 के बीच में तो उसको आप 3 to 5 में रखेंगे, और 20 to 40 के बीच में अगर आ रहा है तो हम उसको लेवल 8 में रखेंगे, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर हम उसको लेवल 8 में डालेंगे। मतलब वो बहुत सक्षम है इस सब्जेक्ट में, लेकिन हमको मेहनत किनके साथ करनी पड़ेगी, 3 to 5 लेवल के बच्चों के साथ, और थोड़ी करनी पड़ेगी 6 to 8 के साथ में, ताकि हम उनको पुशअप करें थोड़ा और उनको 8 लेवल पर लेकर आ जाएं। सो बेसलाइन टेस्ट एक्चुअली हो ही इसीलिए रहा है ताकि हम बच्चों का बेस समझ सके कि उनको कितना आता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, उसका मीनिंग समझेंगे और क्यों वही पर्टिकुलर आंसर उसका है ये भी जानेंगे। सो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखते हैं हम, ये 4 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। आपको हर क्वेश्चन में ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको प्रॉपर वर्ड यूज़ करना है ताकि सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग निकल के आ जाए। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो लिखा क्या है, द बॉल फेल। फेल मतलब गिरना, इनटू मतलब किसके अंदर, मतलब किसी चीज़ के अंदर जाके गिर गई। तो शब्द क्या दे रखे हैं हमको, बैल दे रखा है और वेल दे रखा है। तो बैल मतलब तो घंटी होती है, घंटी के अंदर तो गिर नहीं सकेगी, किसके अंदर गिरी होगी, वेल। वेल मतलब कुआं। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, वेल। और लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे आप, फुल स्टॉप लगाएंगे तभी सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर। 1 ईयर, ये 1 पे भी ध्यान देना है ना, ईयर्स मत लिख देना। एक ईयर का मतलब तो होता है कान, और एक ईयर का मतलब होता है साल। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही हैज़ बॉट। बॉट मतलब खरीदना, उसने क्या खरीदा। आगे क्या लिखा है ब्रैकेट के बाद में, शर्ट। तो वो शर्ट कैसी थी, शर्ट के लिए एडजेक्टिव है यहाँ पर, है ना। तो दो शब्द दे रखे सिमिलर, दोनों का जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एक जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा, न्यू। एंड दूसरा वर्ड भी क्या है, न्यू। बस पहले वाले में जो के है वो साइलेंट है और उसका मीनिंग भी अलग है, वो एक वर्ब है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म है। नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, KNOW। उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू होता है ना। यहाँ पर ई लग जाता है ओ की जगह। तो न्यू मतलब जानता, या मैं जानता था, है ना। या यहाँ का मीनिंग क्या निकलेगा कि यहाँ पर जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप ये तो नहीं लिखेंगे, वर्ब तो आ ही नहीं सकती ना, वर्ब तो मेन वर्ब ये है। तो यहाँ पर शर्ट की बात हो रही है, तो शर्ट कैसा, उसका न्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, NEW, न्यू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया है हमारा बोर्ड, हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको एक बार। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वो देखिए क्या लिखा है, हिज अंकल इज अ वेरी टॉल मैन। अब देखो टॉल भी क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है, मतलब 1। ओके, अब यहाँ पर आपको मैन भी दे रखा है और मेन भी दे रखा है। तो मैन जब आप ई यूज़ करते हैं मतलब आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो मैन जो वर्ड है MAN, मैन, उसका प्लूरल होता है मेन, मैन। ओके, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अंकल की बात हो रही है ना, तो एक ही अंकल की बात हो रही है। तो आप बताइए मुझे जल्दी से, क्या होगा, यही होगा ना, MAN। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा, और लास्ट में लगाएंगे हम फुल स्टॉप।
चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपोजिट वर्ड्स फाइंड करने हैं, अंडरलाइन वर्ड्स जो दे रखे हैं। 3 सेंटेंस दे रखे हैं और तीनों सेंटेंस में आप देखोगे कि अंडरलाइन करी हुई है। तो क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। 3 मार्क्स का है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है, रवि इज सैड बट मोहन इज डैश, है ना। तो मतलब रवि तो सैड है लेकिन मोहन जो है उसका फ्रेंड वो सैड नहीं है। तो सैड का अपोजिट, सैड मतलब दुखी। तो पहले आप उनको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करिए कि दुखी, दुखी का उल्टा क्या होगा, खुश, है ना। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैप्पी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हैप्पी आ जाएगा, HAPPY, हैप्पी एंड फुल स्टॉप। ही इज़ शॉर्ट बट शी इज़, अब शॉर्ट का अपोजिट निकालना है तो शॉर्ट का अपोजिट क्या होता है, टॉल। कि भैया वो तो छोटा है लेकिन जो हमारी लड़की है वो टॉल है ना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कभी कभी मैम, हाँ कभी कभी है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन के अंदर है ना कोई और चीज़ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं चाहे तो। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मीताज बैग। अब ये अपॉस्ट्रोफी एस क्यों लगाया हुआ है भैया, हम मीता के बैग की बात कर रहे हैं। मीता मतलब बैग के ऊपर अपना अधिकार है, वो अधिकार बता रही कि ये मीतास का बैग है या ना बॉयज़ वॉशरूम है, या मतलब जिसके भी आपका पोजीशन होता है उसके लिए आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। खैर ये चीज़ और डिटेल में हम बाद में कभी समझेंगे। यहाँ पर डर्टी वर्ड दिया है तो डर्टी का उल्टा निकालना है हमको, है ना। डर्टी मतलब गंदा, तो गंदे का उल्टा हो गया साफ़। साफ़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लीन। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मीताज बैग इज़ डर्टी बट हर यूनिफॉर्म इज़ क्लीन। मतलब बैग उसका गंदा है लेकिन यूनिफॉर्म उसकी क्लीन है, और हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि बच्चा क्लीन यूनिफॉर्म में आए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग और एक्चुअली में स्कोरिंग भी। बच्चों के लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि पिक्चर को देखना है और सेंटेंस बनाना है। अगर आप उनको 2-3 पैटर्न बता देंगे सेंटेंस बनाने के, तो बिल्कुल हर एक बच्चा मतलब जो बच्चा नहीं कर सकता ना शायद, वो भी एटलीस्ट 2 या 2.5 नंबर तो लेके आ ही जाएगा इसके अंदर। क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखना है एंड राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट इट। हमको कुछ नहीं, चैकर को सिर्फ 3 सेंटेंस चाहिए। ये नहीं लिखा कि इसको यूज़ करके चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस भी चलेंगे। तो हम बच्चों को 2-3 पैटर्न बता दें कि हम बच्चों को ये बता दें कि आप सेंटेंस इट इज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या देयर इज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। फिर यहाँ हम दिस इज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी वर्कबुक में भी दे रखी हैं कि इस तरह से हम बच्चों को सेंटेंस सिखाएं। ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट वे हमको बच्चों के लिए यूज़ करना है। अगर देखिए इट इज़ से बोलेगा, बस ये बोल दो कि बस आपको कुछ नहीं करना है, इट इज़ के बाद में जो भी आपको दिख रहा है, इट इज़ पिक्चर, है ना। सबसे पहले तो ये बता दो ना, ये है क्या, इट इज़ पिक्चर, ये पिक्चर है। या देयर इज़ किससे स्टार्ट करें, तो देयर इज़ मतलब वहाँ पर, दिस इज़ मतलब यह, है ना, इट इज़ मतलब भी यही होगा। सो यहाँ पर आप जो बच्चा देख पा रहा है, जैसे यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इट इज़ पिक्चर, ओके। फिर देयर इज़ कैनवास, दिस इज़ बॉय, तो देयर इज़ कलर प्लेट, या देयर आर कलर्स। ध्यान रखें जब आप एक से ज़्यादा की बात करें तो आप उनको हेल्पिंग वर्ब का भी थोड़ा सा नॉलेज दें कि जब आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, आपका नाउन जब प्लूरल हो रहा है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो इस पैटर्न से वो 3 सेंटेंस आराम से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं 4th नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। री राइट मतलब फिर से लिखना है विथ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। तो इसके लिए तो पहले आपको बच्चों को थोड़ा सा डिटेलिंग देनी चाहिए या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए इस चीज़ के क्लास में कि कैपिटल लेटर्स क्या हैं, पंक्चुएशन मार्क्स क्या हैं। कुछ कॉमन पंक्चुएशन है जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, या कैपिटल लेटर हो गया, ये कॉमा हो गया, है ना, एक्सक्लामेटरी मार्क हो गया। ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। वैसे हमको यहाँ पर बहुत कम लिमिटेड पंक्चुएशंस की ज़रूरत पड़ेगी एज़ फॉर क्लास 9th। देख लेते हैं क्या है। तो पंक्चुएशन में आप बच्चों को बताइए कि जब भी हम किसी के नेम्स
प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, किसी का नाम होता है या कोई जगह का नाम होता है या कोई मॉन्यूमेंट्स के नाम होते हैं या किसी रिवर का नाम होता है, तो ये सब चीज़ें कैपिटल लेटर में आती हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सविता इज़ कमलास फ्रेंड। अब यहाँ पर सविता में अब बोलेंगे अरे फर्स्ट लेटर तो कैपिटल में दिया, यस, लेकिन हमने क्या बोला अभी, सारे प्रॉपर नाउन, तो कमला भी तो प्रॉपर नाउन है ना, तो कमला का के क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। सेकंड क्वेश्चन में सचिन लीव्स इन सुभाष नगर, तो सचिन में एस कैपिटल करना पड़ेगा आपको, और सुभाष नगर भी प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है, तो उसके लिए आपको ये भी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल, सुभाष का एस कैपिटल करना पड़ेगा और नगर के बाद लग जाएगा फुल स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बच्चों को जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सबसे पहले सारे उनको क्या बता दीजिए, WH क्वेश्चन बताइए उनको कि WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, 8 WH क्वेश्चंस होते हैं सारे, है ना। WH इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, वाई हो गया, हुम हो गया, सारे के सारे WH है ना। तो टोटल 8 होते हैं WH और एक होता है हाउ, HOW, है ना, जस्ट अपोजिट हु का हाउ। सो जब भी आप इनसे क्वेश्चन करेंगे तो इनकी लास्ट में आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, और फर्स्ट लेटर तो कैपिटल हमको करना ही है क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं हमको, फिफ्थ में बोल रहे हैं टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीनिंगफुली। 3 मार्क्स का दे दिया हमें, बहुत इजी है, डायरेक्ट ब्रैकेट में से लिखना है, लेकिन यहाँ पर भी हम मिस्टेक्स कर देते हैं, बच्चे हमारे मिस्टेक्स कर देते हैं। देखो प्रेपोजिशन सबसे पहले तो क्या हो गई, प्रेपोजिशन क्या हो गई, जो नाउन की पोजीशन बताए वो प्रेपोजिशन, कहाँ पर है, टेबल पे है, टेबल के नीचे है या टेबल के पास में है ना, पीछे है या आगे है, ये सारी चीज़ें पोजीशन बताने के लिए, पर्टिकुलर नाउन की पोजीशन बताने के लिए यूज़ होता है। अब देखिए लिखा है द बुक इज़ डैश द टेबल, टेबल के ऊपर है, ठीक है ना, सरफेस पे है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑन। मिस्टर रवि वॉज लेट, किसके लिए लेट था, फॉर हिज वर्क, फॉर हिज वर्क के लिए जब भी आता है तो फॉर आप यूज़ करेंगे। फिर देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ऐसा क्यों, ये ही तो ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्ज़ाम में, आपको ऑन लगाना आ जाएगा, फॉर लगाना आ जाएगा, एट लगाना आ जाएगा, लेकिन आप कुछ क्वेश्चंस में फंस जाएंगे। अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा बच्चों को, आप ऐसे बताइए कि जब भी सीनियर आता है, ठीक है, जूनियर आता है, इन्फीरियर आता है, अब मेरी स्पेस थोड़ी कम पड़ी है, सुपीरियर आता है, तो इनके साथ कभी भी हम देन नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। दिस ऑल वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स आर फॉलोड बाय टू, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई एम सीनियर टू यू, मतलब मैं तुमसे सीनियर हूँ, कंपैरिजन कर रहा है वो ना, सीनियर टू, लेकिन कंपैरिजन के लिए क्योंकि वर्ड सीनियर आया है, वर्ड्स को ध्यान रखना, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगाते हैं। इसके 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लेंगे तो बच्चों को वैसे ही याद रह जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6th है, फिल इन द ब्लैंक के आर्टिकल्स हैं, ये तो हमेशा आते ही हैं, इनको तो हम बहुत अच्छे से करवाते हैं, बच्चों को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी रूल्स हैं, काफ़ी डिटेल में होते हैं रूल्स इसके भी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिर्फ जो 3 क्वेश्चन से उससे रिलेटेड बताना चाहूँगी। क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ SP प्रोनाउंसिएशन पिच, हमेशा साउंड का ध्यान रखेंगे, जब भी आप वॉबल सिखा रहे हैं बच्चों को, हमेशा उनको साउंड सिखाइए, साउंड से ही पकड़ में आएगा हमेशा कि ए लगना है कि एन लगना है। मैं सिंपलेस्ट तरीका आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो भी स्वर होते हैं, अरे सॉरी, जो भी स्वर होता है, स्वर या स्वर से शुरू होने वाला शब्द, उसके आगे हमेशा क्या लगता है, एन, है ना, वो वॉवल साउंड देता है, बस इतना ध्यान रखो, बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे लिखा है SP, तो जब आप SP को लिखेंगे, जब आप SP को SP, तो ये जो पहला वर्ड है ये क्या है, स्वर है, तो
तो स्वर है इसलिए हम क्या लगा देंगे, एन। अदरवाइज़ अगर आप इसको इंग्लिश वॉवल और कॉन्सोनेंट से चेक करते तो आप डायरेक्ट अगर देते कि अरे ऐसे, एस तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो ए लगना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एस पी में साउंड आ रहा है अ का, सॉरी ए का, है ना, ए का साउंड आ रहा है, एस पी, एस पी, ए, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्वर का ध्यान रखिए। अगर आप उस शब्द को हिंदी में लिख के देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या लग रहा है यहाँ पर। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एन। शी इज़ डैश नाइस गर्ल। ये तो बहुत ईजी है। अगर ये स्वर से स्टार्ट, नाइस, तो हिंदी में कैसे लिखे, नाइस। अब न तो स्वर होता ही नहीं है, वैसे भी न तो स्वर होता ही नहीं है, व्यंजन होता है, क्या लगाएंगे हम, ए लगा दो। सो सिंपल कि डायरेक्ट हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर ए लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। माई अंकल इज़ एन इंजीनियर, ई का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एन। आई होप मेरा ये ट्रिक आपको भी हेल्प करे। वैसे मैं अपनी क्लास में ये ट्रिक का यूज़ करके बच्चों के लिए इजी कर देती हूँ, तो आई होप आपके लिए भी ये वर्क करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरेंज करने के लिए बोल रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होते हैं ये भी। बस इसमें कुछ नहीं, बच्चों को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पकड़ में आ जाए तो बहुत इजीली कर पाएंगे, है ना। और यहाँ तो फुल स्टॉप भी, अब आपको पता ही है कि हमने बच्चों को इतना तो बता ही दिया है कि सेंटेंस जब भी एंड होगा तो फुल स्टॉप पे होगा, तो जहाँ भी फुल स्टॉप है वो तो एंड में ही जाना है ना। सो यहाँ पर हम सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखा है इंदौर इन लीव्ड अमित, ठीक है ना। तो बात किसकी हो रही, जिसकी भी बात हो रही है उसको आगे अमित, लीव्ड इन इंदौर, इंदौर। ये आप मुझे थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा इस तरह से लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल्ड ही एसी कोच इन एन। जल्दी से बताइए, आई थिंक आप लोग मुझसे पहले बता देंगे। ही ट्रैवल्ड, हेल्पिंग वर्ब कुछ है ही नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है। ही ट्रैवल्ड इन एन एसी कोच, ठीक है, एसी कोच, एन आया है, देखो एसी, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि क्यों आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही, तो क्या हो जाएगा, ही डिसाइडेड टू पे द डिफरेंस। लिखूँ क्या, चलो लिख देती हूँ, ही डिसाइडेड टू पे द difference and full stop is must. Oh, sorry. So now let's see the fourth question देख लेते हैं। young man the dressed was poorly, है ना। so क्या बन जाएगा, the young man was dressed poorly and full stop. The young man was dressed poorly, पैसिव बन रहा है ये सेंटेंस, हाँ। पैसिव इतनी जल्दी नहीं पूछना चाहिए था यहाँ पर वैसे तो, बट इट्स ओके फाइन। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है तो हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा। द यंग मैन वॉज ड्रेस्ड पुअरली। नाउ 8th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज। देखिए यहाँ पर हमको जो बच्चों को दिया है ना, ये बहुत ही, वैसे भी बहुत ही फैक्ट्स पूछे गए हैं डायरेक्टली, कुछ नहीं उनको ज़्यादा लिखना है इन क्वेश्चंस में, डायरेक्ट फैक्ट्स फिगर्स ही उठाने हैं पैराग्राफ में। आई नो बच्चों की रीडिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, वो इंग्लिश प्रॉपर्ली नहीं पढ़ पाते हैं, बट फिर भी हम उनको नियरेस्ट कीवर्ड्स से ये पैराग्राफ सॉल्व करना सिखा सकते हैं। पहले तो हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर in MP. It is 83 kilometers away from Balaghat.
It came into existence in 1955. Since then, it has been protected for its flora and fauna. It preserves the wildlife species in abundance. It is known as one of the finest and best administrated national parks in Asia. It attracts wildlife lovers and tourists in thousands during the peak season. It is also a source of inspiration and attraction for the nature lovers. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, वेयर इज़ कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड। अगर आपने उनको WH क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता दिए कि वेयर का मतलब क्या है, व्हेन का मतलब पकड़ लेंगे, फटाफट पकड़ लेंगे। वेयर मतलब पूछिए प्लेस, तो कहाँ है बता दो, वेयर इज़ कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड, ये लिखा है, इज इन, इसका आंसर हो जाएगा। फिर व्हेन डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो लिखा है व्हेन मतलब टाइम पूछ लिया, व्हेन का मतलब क्या होता है, टाइम होता है ना, तो टाइम पूछ लिया तो बता दो इन 1955, ये आंसर निकल जाएगा इसका। फिर व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट हियर, तो भैया क्या अट्रैक्ट करता है, तो देखो यहाँ लिखा था कि यहाँ का वाइल्ड लाइफ, इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट, नहीं क्वेश्चन कुछ और है, क्या पूछ रहा है, व्हाट अट्रैक्ट्स द, हाँ टूरिस्ट हियर, तो वहाँ का क्या मतलब क्या चीज़ है जो वहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ का जो फ्लोरा और फोना जो है, वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है वो टूरिस्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड फोना अट्रैक्ट्स टूरिस्ट हियर, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। बच्चों ने अगर ये लिखा है तो आप इसको करेक्ट मानेंगे। अगेन लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो यहाँ पर एक पोस्टर दे रखा है प्यारा सा सेव वाटर का, एंड हमको करना भी चाहिए, 3 मार्क्स का है ये। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको रिटर्न में भी दिख रही है और कुछ ड्रॉ करी भी हुई है, जैसे सेव वाटर लिखा है, नो वाटर नो लाइफ, कंजर्व वाटर कंजर्व लाइफ, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वर्थ मोर दैन अ सेक ऑफ गोल्ड टू अ थर्स्टी मैन, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। सो हमको क्या करना है, क्या बोला है, बस लुक एट द पिक्चर मतलब पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं हमको बस कंप्लीट करते जाना है। द ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ मोर वैल्यूएबल, देखो द ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ मोर वैल्यूएबल देन, देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ इसका आंसर दे रखा है, किससे ज़्यादा वैल्यूएबल है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर किस चीज़ से ज़्यादा वैल्यूएबल है, मोर वैल्यूएबल देन अ सेक ऑफ गोल्ड, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर। या आप इसके अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे इधर कि द ड्रॉप ऑफ वाटर इज मोर वैल्यूएबल देन अ सेक ऑफ गोल्ड टू अ थर्स्टी मैन। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोस्टर, अब क्या मैसेज है, मैसेज यही है ना कि सेव वाटर, तो अच्छा बच्चा सिंपली अगर ये भी लिख रहा है द मैसेज ऑफ द पोस्टर इज़ टू सेव वाटर, तो आप इसको करेक्ट करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि थीम ही वही है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, विच वर्ड इन द पोस्टर हैज़ द मीनिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म। प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म जो फ्रेज में दे रखा है इसका मीनिंग एक वर्ड में क्या हो सकता है, तो एक वर्ड में इसका मीनिंग क्या हो सकता है, कंजर्व। कंजर्व, ये देखिए ये चीज़ें हैं ना तभी हो पाएंगी बच्चों से जब उनका थोड़ा वोकैब पे कमांड होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हम अगर 2 या 3 वोकैब रोज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करते रहें तो धीरे धीरे उनका वर्ड पावर जो होगा ना वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वर्ड उनके पास में होंगे तभी तो वो बोल पाएंगे ना, तभी तो फिर वो पढ़ के भी समझ पाएंगे। तो हम अपने उनके माइंड को ये वर्ड दे दे के रोज़ हम उनको क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, जो कि 4 मार्क का है। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 जो सेंटेंसेस दे रखे हैं ये जंबल हो गए हैं एक्चुअली, है ना। ये एक छोटी सी स्टोरी समझ लीजिए या छोटा सा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस बना के पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है ये बच्चों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सेंटेंसेस को अरेंज करना है ना। ये मैं भी कंफ्यूज हो गई थी पहले, ये इन सेंटेंसेस को अरेंज नहीं करना है,
ऑर्डर को अरेंज करना है। ये जो ऑर्डर दिया है ना 1 2 3 4, इस ऑर्डर को अरेंज करना पड़ेगा हमको, तब इसका मीनिंग निकल के आएगा। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि देखो ये कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई। सबसे पहले थर्ड आएगा, है ना। क्या लिखा है कि 2 crows चैलेंज ईच अदर। 2 crows चैलेंज ईच अदर, 2 कौओं ने एक दूसरे को चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया कि देखने के लिए कि टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, मतलब ये देखने के लिए दोनों में से कौन ज़्यादा फ्लाई कर सकता है ना, हायर फ्लाई कर सकता है। अब कैसे, वाइल कैरिंग सेक ऑफ द सेम साइज, है ना, मतलब कैसे, मतलब किस चीज़ को कैरी करते हुए कि सेक को, सेम साइज़ के सेक मतलब बोरे को उठा के कौन ज़्यादा फ्लाई हाई कर सकता है। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे पहले आप थर्ड वाले सेंटेंस को लिखेंगे, फिर उसके बाद में फर्स्ट वाले सेंटेंस को लिखेंगे, ठीक है ना। फिर आप फोर्थ वाले सेंटेंस को लिखेंगे, देन आप सेकंड वाले सेंटेंस को लिखेंगे, है ना। इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस मर्ज हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको पंचुएशंस भी, यहाँ पर वाइल के बाद पहले आपको पंचुएशन यूज़ करनी पड़ेगी और लास्ट में फिर आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, है ना। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है ये हमारा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव बिकॉज यू आर अनवेल एंड कैन नॉट अटेंड द क्लास। सो आई होप यहाँ पर बच्चों को हमने प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है कि कैसे हम बच्चों को प्रॉपरली एप्लीकेशन लिखना सिखाएं। सबकी एप्लीकेशन यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, सो इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बता रही हूँ। पर येस, बच्चों को आप डेफिनेटली बोलिए कि वो फॉर्मेट का यूज़ करें, कि सारा पूरा एड्रेस पहले लिखें प्रिंसिपल का, दैन वो सब्जेक्ट मेंशन करें और उसके बाद में डियर सर या रिस्पेक्टेड सर करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो अपनी लीव को कंप्लीट करें। ट्राई करिएगा कि लीव जो है उनकी, जो भी एप्लीकेशन आप लिखवा रहे हैं या लीव एप्लीकेशन में लिखवा रहे हैं, तो वो इजी लैंग्वेज में हो। अगर वो इजी लैंग्वेज में होगी तो आपका हर एक बच्चा उसको प्रॉपर तरीके से याद कर पाएगा। वैसे मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करती हूँ कि हम उनको याद करवाएं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए लर्निंग, कि हर तरह का एप्लीकेशन उनको लिखना आना चाहिए। यूजुअली हम सिर्फ लीव एप्लीकेशन या एसएलसी की एप्लीकेशन या फ़ी कंसेशन के बस लिखवा देते हैं, बट यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमको बच्चों को उसके बियॉन्ड भी ले जाना है ना, उस बॉक्स के बाहर थिंक करना सिखाना है। तो प्लीज़ आप वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस, लेटर्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करें और ट्राई करवाएं उनसे भी कि वो भी लिखें। सो आई एम स्कीपिंग दिस वन। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन आपका जो 12th वाला क्वेश्चन है 6 मार्क्स का है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का इसलिए भी दिया है क्योंकि यहाँ पर बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं, बस रैंडम क्वेश्चंस पूछे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ योर नेम। तो अगर ये देखिए यहाँ पर सारे WH क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो, है ना, सारे WH क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट, हु, इन विच, व्हाट, है ना। राइट तो नहीं है, या क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कमांड आपको दे रहा है करने के लिए। ये WH क्वेश्चन नहीं कहलाता, ठीक है ना। सो यहाँ पर पहले पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा अपना नाम लिखेगा। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वो अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेगा। इन विच क्लास डू यू स्टडी, फिर वो अपनी क्लास का नाम लिखेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल, वो अपने स्कूल का नाम लिखेगा। यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जा रही है बस कि बच्चे को इतना तो पता हो, कोई उनसे पूछे तो इतना तो बता पाए। राइट द नेम ऑफ़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब मंथ जितने भी होते हैं हमको फर्स्ट मंथ का नाम यहाँ पर लिखना है, तो जनवरी लिखा जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस बच्चों को आप डिटेलिंग करें, ट्राई करिए कि वो एक शब्द में ना देते हुए सेंटेंस में आंसर लिखे। सेंटेंस में लिखवाने का पर्पस यही है कि उनको सेंटेंस बनाना आएंगे, वरना नाम में क्या व्हाट इज़ योर नेम तो फटाक से बोल देगा, सौरभ चौधरी या पीयूष शर्मा या जो भी है वो बोल सकता है इजीली। बट उनको बोलिए कि माय नेम इज़ पीयूष शर्मा, माय नेम इज़ रवि शर्मा, इस तरह से लिखें ताकि उनको फुल स्टॉप, पंचुएशन और इसका नॉलेज भी आसानी से होगा। सो यहाँ पर हमारा ये जो बेस लाइन टेस्ट है कंप्लीट होता है एंड देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये जो सीरीज़ थी बेस लाइन की आपको हेल्पफुल रही होगी। यस बोलते हुए मुझे मैंने कुछ गलती करी भी होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर करिएगा
आपकी हर क्लास के साथ में, ताकि टीचर्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को हेल्प मिल सके. So at the end, I just want to say thank you for watching this video. See you soon with another one.